देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर हम लेकर आ रहे हैं और उसका एक आकलन होगा। समझिए, यह आकलन होगा तीनों विज्ञान की तरफ से। वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। एक ऐसी खबर जो आपके चेहरे पर खुशी देगी। बताइए ऐसी कौन सी खबर होगी। एक ऐसी खबर बताइए जिसके बाद पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी। वो कौन सी खबर है, सोचिए, बताइए मुझे। शायद आपने सोच भी लिया होगा। कोरोना की एक्सपायरी डेट आ गई है। ठीक कहा आपने, कोरोना की एक्सपायरी डेट आ गई है। 26 मई कोरोना की समाप्ति की डेट है। एक रिसर्च का यह दावा है, लेकिन चिंता की वजह एक और रिसर्च है जिसके मुताबिक 9 दिसंबर तक कोरोना का कहर जारी रहेगा। 26 मई या 9 दिसंबर, यही जानने की TV9 भारतवर्ष कोशिश कर रहा है। आखिर इन दोनों तारीखों का सच क्या है, यह जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत से कोरोना कब तक खत्म होगा, कब तक लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा। क्या टीका बनने के बाद वायरस यूं ही कहर मचाता रहेगा। कोरोना पर क्या है विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र का सूत्र। इन सवालों के बीच एक तारीख तेजी से वायरल हुई है। इन्हीं सवालों के साथ आज करेंगे कोरोना की कुंडली का विश्लेषण। मेडिकल साइंस, ध्यान से देखें, वायरस विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के महारथियों से जानेंगे। मेडिकल साइंस, वायरस विज्ञान और ज्योतिष के महारथियों से जानेंगे वायरस के एग्जिट प्लान का समीकरण। यह देखें आपकी स्क्रीन पर। वायरस विज्ञान जो वायरोलॉजिस्ट हैं, चिकित्सा विज्ञान जो इस देश के बड़े डॉक्टर हैं। आपकी स्क्रीन में आपको वो डॉक्टर भी दिखाई देनी है जिन्होंने ऐसे पेशेंट्स को क्योर किया है। डॉक्टर सुशीला यहां पर दिखाई दे रही हैं। और ज्योतिष विज्ञान, दो वो बड़े ज्योतिषी इस देश के जो हमें बताएंगे कि आखिर कैसे, क्योंकि ये दोनों ज्योतिषियों की अगर बात की जाए तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, पढ़ाते हैं। ध्यान से देखें रिपोर्ट, फिर हम वापस आते हैं। 3 सबूत टेलीविजन पर पहली बार। कोरोना की लास्ट डेट पर मोहर। 26 मई को अंतिम लड़ाई। कोरोना वायरस के महामारी के बीच भारत के लिए राहत वाली खबर है। खबर ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा एनालिसिस के जरिए कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि 26 मई तक भारत से करीब 97% कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। हालांकि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत में संक्रमण ग्राफ में सुधार 21 मई से ही शुरू हो जाएगा और अगले 1 महीने के अंदर इस संक्रमण का यहां से पूरी तरह अंत हो जाएगा। यह दावा कितना सच साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो यह बात भी सच है। भारत में 82.71% कोरोना के मामले सिर्फ 8 राज्यों से है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। नए मामलों में कमी तो अभी नहीं आ रही, लेकिन कोरोना से ठीक होने वालों के दर में बढ़ोतरी जरूर हो रही है। लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को भारत में कोरोना से ठीक होने वाली की संख्या 6.06% थी, जो 15 अप्रैल तक बढ़कर 11.26% हो गई। इसी दिन लॉकडाउन के दूसरे फेज की शुरुआत हुई और अब 27 अप्रैल तक भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोग 22.17% हो गए हैं। कोविड-19 पर बनी भारत सरकार की हाई पावर कमेटी के मुताबिक भी भारत में कोरोना के नए मामले 16 मई तक अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। सरकार के दावे भी साइंस पर आधारित हैं और इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. तीसरी बड़ी विद्या है ज्योतिष की। ज्योतिष भी इन वैज्ञानिक तर्कों की तस्दीक कर रही है। देश के जाने माने ज्योतिष शास्त्रियों की राय यही है कि मई के मध्य से देश से कोरोना की विदाई शुरू हो जाएगी। यानी सरकार, एजेंसियां और ज्योतिष विभाग के दावों पर गौर करें तो वो हफ्ता दूर नहीं जब भारत में कोरोना के संक्रमण के घटते मामलों पर तमाम भविष्यवाणियां सच होती दिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर ये कुछ दिखा रहा हूं। ये मेरे पास रिपोर्ट है जिसको मैंने हाईलाइट की है, हमारी जो रिसर्च डेस्क है टीवी9 भारतवर्ष की। सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च है वो ये क्लेम करता है कि भारत में 97% 27-24 मई तक 97% कोरोना खत्म हो जाएगा, 99% 3 जून तक और 100% 31 जुलाई तक। ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिसमें अलग अलग रिसर्च ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा एनालिसिस के जरिए ये किया है। तो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भ्रम नहीं है, उसका बेस, उसका प्रीमाइस एक रिसर्च है। तो इसी रिसर्च को इलैबोरेट करेंगे। और मैं, ये खाली इंडिया का नहीं है, इसमें दुनिया के तमाम देश हैं। यहां देखें आप, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूके, अमेरिका से कई लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको बताना चाहूंगा 14 मई अमेरिका में डेट दी गई है और 26 मई को 99% और 4 सितंबर को 100%। ये अमेरिका की डेट है। ये देखें आप, ये जो हमारी जो रिसर्च डेस्क है, जो रिसर्च सेल है हमारा टीवी9 का, उसने बताया। ये देखें आप, दुनिया में ये भी देखना जरूरी है, 29 मई को 97% कम होगा, 15 जून को 99% और 26 नवंबर को दुनिया भर में 26 नवंबर, लेकिन टॉप पे हमने भारत रखा है। देख रहे हैं आप भारत को, 31 जुलाई इसकी फाइनल डेट है। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती, यानी कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, यानी कि हमें कब तक एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर हम रिसर्च पे जाएं तो। लेकिन सिंगापुर यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च पर अब टीवी9 भारतवर्ष का एक तीनों साइंसेस का एनालिसिस। हमारे साथ हमारे खास मेहमान, मैं एक बार फिर से सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये वो महान लोग हैं जिन्होंने बड़ी मदद की है इस देश की, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले स्क्रीन पर ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर एसपी बयोत्रा, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गंगाराम हॉस्पिटल। सर, आपका स्वागत है, आपने समय निकाला, आप लोगों के लिए बहुत बिजी टाइम चल रहा है उसके बावजूद भी। उसके बाद आप जो नीचे देख रहे हैं वायरोलॉजिस्ट है डॉक्टर दीपक आचार्य, आपका भी स्वागत है दीपक जी। फिर आपकी स्क्रीन पर नीचे आप देखें डॉक्टर सुशीला कटारिया, जिन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मेदांता, इनका इंटरव्यू हमने पहले भी किया था और मैम ने कई कोरोना पेशेंट्स को क्योर किया है। मुझे याद है आपका लास्ट इंटरव्यू मेरे साथ कि उस सूट में कोई नहीं पहचानता, सिर्फ नजरों से वो पहचान जाते हैं पेशेंट्स। ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, चेयरमैन एंड एचओडी ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहे श्री गुरु पवन सिन्हा जी, आपका भी स्वागत है सर। आध्यात्मिक गुरु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है इस विषय पर। और नीचे डॉक्टर दीपक करेक्ट करना चाहूँगा, आचार्य अनिल वत्स जी। इनसे बात करने पर मुझे पता लगा कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करूँगा सुशीला जी से। मैम, अभी अच्छी खबर ये आई है, अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई कि जो डबलिंग रेट है उसका टाइम 10 डे हो गया, यानी कि भारत में डबलिंग रेट हो रहा था वो 10 दिन हो गया। पहले 7.5 दिन हुआ, फिर अब 10 दिन हो गया। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है वो कहती है 24 मई 97%, 100% 31 जुलाई। क्या आपको लगता है कि 31 जुलाई तक कोरोना भारत से गायब हो जाएगा? इसका संक्षिप्त जवाब हाँ या ना में तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सीधा सा अगर हम ये समझें तो कोई भी जो एपिडेमिक है, और स्पेशली ये कोविड-19 की एपिडेमिक है, इसने पीक किया चाइना में जनवरी में और उसका धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया मार्च में। तो ये लगभग 90 डेज का साइकिल हर एक कंट्री में ले रहे हैं। उसके बाद इटली में केसेस अब पीक करने के बाद नीचे की तरफ हैं। इसी तरह यूके में और कुछ जो यूएसए के शहर हैं वैसे। सो मेनली जो बुरा कहर है वो 90 डेज का ही निकल के आ रहा है। जहां तक बात है डबलिंग रेट की, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई कंट्रीज में डबलिंग रेट 2 दिन 2.5 दिन तक था, जो कि बहुत ज्यादा बुरा कर रहे थे उस टाइम। इटली में, यूके में केसेस बहुत ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे थे, और हमारा जो डबलिंग रेट है 1 हफ्ते से कम नहीं रहा, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और 10 दिन एक बहुत ही रीजनेबल और एक अच्छा करने वाला कंट्री का हाल होता है। अब इस स्टडी को लेते हैं जो प्रेडिक्शंस हुई हैं सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो इन्होंने जो मॉडल यूज किया है उसको बोलते हैं SIR मॉडल। उसका क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी, इन्फेक्शन एंड रिकवरी मॉडल। सो ये एक वेरिएबल डायनेमिक मॉडल है कि आप आज जैसा कर रहे हैं उसके हिसाब से हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं।
तो आज जितना अच्छा कंट्री कर रहा है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि भाई मई के लास्ट वीक में आपके जो केसेस हैं बहुत नए केसेस नहीं आएंगे और मोस्टली केसेस खत्म होने शुरू हो जाएंगे। पर इस बात को थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना जरूरी है क्योंकि एक डायनामिक डाटा है। आपने बताया SIR मॉडल, ससेप्टिबिलिटी, इन्फेक्शन और रिकवरी। मुझे एक चीज बताइए, SIR मॉडल में अब तो सारे देश ही बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हर कोई बड़ी ताकत झोंक रहा है क्योंकि वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी उसके बाद। तो क्या आपको इसको देखकर लगता है कि अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत में, कि हम इसको रफा दफा करने में आसान रहेगा? वेल एज ऑन डेट टुडे, आज के दिन तो ऐसा लगता है, लेकिन देखिए अब हम कंटिन्यूअसली लॉकडाउन में थे और लगभग 6 वीक्स का लॉकडाउन खत्म होगा आपका संडे का। अब लॉकडाउन के बाद अगर केसेस सडनली बढ़ने लगे तो ये प्रिडिक्टेड डेट अपने आप आगे खिसक जाएगी। ये नहीं कि आज उन्होंने 22 मई कहा है तो कल भी 22 मई होगा, कल हो सकता है 20 मई हो जाए और कल हो सकता है 20 जून भी हो जाए। सो ये एक डायनेमिक डाटा है क्योंकि अगर आपका इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा तो उसका कैलकुलेटेड, ये इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो ये प्रेडिक्ट करता है कि भाई आज के हालात के दर पे अगर आप काम करते रहे या इन्फेक्शन ऐसे ही रहे तो कब खत्म होगा। अगर आपके इन्फेक्शन बढ़ गए तो वो डेट और आगे चली जाएगी, अगर आप उससे और बेहतर करने लग गए तो ये कम हो जाएगी। कई बार आप देखते हैं ना, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं व्हिच इज सेइंग 20 सेकंड्स रिमेनिंग एंड सडनली इट बिकम्स 30 seconds remaining or 1 minute remaining or it could be just 7 seconds. So it is a variable data जो मिनट दर मिनट चेंज हो रहा है और लोगों को कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आज की दर पर अगर हम अच्छा काम करते रहे तो आज से 3 या 4 हफ्ते में बात ठीक हो जाएगी। अगर आप जो पॉइंट बता रही हैं ये काफी वैलिड पॉइंट है, मतलब इसके लिए ये इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा है। इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा ये बताता है कि अगर हम अभी जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ यूनिट अगर कंटिन्यू करें तो भारत से 31 जुलाई तक कोरोना गायब हो जाएगा। लेकिन मैं वायरोलॉजिस्ट के पास आऊंगा, अन्य डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी आऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ यहां पर डॉक्टर बयोत्रा हैं, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा इसमें वायरस के सर्वाइवल की अगर बात की जाए, वायरस के जो अलग अलग स्ट्रेन्स की बात की जा रही है, जैसे बताया जा रहा वुहान में एक पर्टिकुलर स्ट्रेन था, फिर जो अलग अलग स्ट्रेन्स भारत में अलग अलग जगह देखे जा रहे हैं, क्या उसका भी कोई इंपैक्ट है? क्योंकि अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है सर। जी हाँ, जब ये डिफरेंट टाइप्स हैं, एस स्ट्रेन कहते हैं, एल स्ट्रेन कहते हैं, जी जैसे हमारा वायरस ह्यूमन बीइंग में जाता है, ये थोड़ी चेंजेस आता है, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, ये म्यूटेशन बदल देता है वायरसेस का, डीएनए भी चेंज कर देते हैं। वायरस की एक प्रॉपर्टी है, यही कारण होता है कि इनके बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन जब ट्रांसमिट होता चलते आते हैं तो इनकी स्ट्रेन जो चेंज हो सकती हैं और कुछ स्ट्रेन बड़ी विरुलेंट होती हैं। अभी जैसे अभी देखा गया है कि अभी गुजरात में कुछ स्ट्रेन जो पड़ी हैं जो वुहान की स्ट्रेन से डिफरेंट है, वुहान की स्ट्रेन और ये वाली स्ट्रेन डिफरेंट है, एल स्ट्रेन आ गया। तो फ्रॉम S to L ये स्ट्रेन जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा वरुलेंट है। दैट्स वाई अगर हम बाकी इंडिया में देखेंगे, गुजरात में जो मॉर्टेलिटी है, डेथ्स वगैरह है, जो काफ़ी ज़्यादा होगी, केसेस की डबलिंग भी ज़्यादा हो गया, तो ये सारा ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेन ही डिफरेंट हो जा रही है। तो ये वायरस जो है म्यूटेशन चेंज अगर हो जाती है तो ये सारा सिस्टम जो है ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम सारी चीज़, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात करी कि हमारा ये सारा डाटा जो है तो बेस्ड होता है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे जो रिपोर्ट हमारे पास जो हम इसको फीड करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ये स्ट्रेन्स अगर बदल जाएंगे तो प्रॉब्ली हमारा डाटा भी बदलने की सर आपने स्ट्रेन्स की बात की, हमारे साथ एक वायरोलॉजिस्ट अभी इस वक्त है, होगी ये भी बदल सकते हैं। आपने जो बात की स्ट्रेन्स की, मैं 2 चीजें अभी मेरे पास आई अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। अभी तक जो मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान और वायरोलॉजी की तरफ से जो चीजें आ रही हैं, वायरस विज्ञान की तरफ से, वो ये हैं, पहला तो ये डेटा जो है ये SIR बेस्ड मॉडल है, SIR मॉडल है, इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसके चलते अगर अभी तक जो चीजें चल रही हैं उसको कंटिन्यू किया आपने तो वो परफॉर्मेंस आएगी जो इस डेटा में बताई जा रही है, जो मैं बार बार आपको यहां पर बता रहा हूं। मैंने इस कागज पर थोड़ा लिखता भी जा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये देखें आप यहां पर जो डॉक्टर सुशीला ने बताई, जो अन्य लोगों ने बताई, ये माफी चाहूंगा, ये मैं स्क्रिबल करता रहता हूं थोड़ा, अभी जो बताया जा रहा था उसको, लेकिन ये डेटा आप देखें, ये वो डेटा है जो अभी बार बार
मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और हमारे पास ग्राफिक्स भी उसका, वो डेटा आपको मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूंगा। अगर आपको ये देखें, आप ये डेटा, आप इसको ध्यान से देखें, ये वो डेटा है जो अगर अभी के हालात सही चलते रहे तो वैसा हो जाएगा एक। लेकिन अब इससे जरा टर्नओवर करेंगे, ये देखें आप, एग्जैक्टली यही डेटा मैं आपको अपने पेपर में दिखा रहा था। मेरी जो टीम है वो काफी स्मार्ट है, खैर एनीवे। तो इसके बाद लेकिन जो वायरोलॉजिस्ट जो हमें बता रहे हैं वो स्ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में डॉक्टर दीपक आचार्य मेरे साथ वायरोलॉजिस्ट हैं। सर, बताया जा रहा है कि जो वुहान में स्ट्रेन था वैसा स्ट्रेन भारत में नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेन न्यूयॉर्क में है वैसा स्ट्रेन कई जगह भारत में दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रेन वाला मामला क्या है और क्या इसका इंपैक्ट है, और अगर उसको इससे कोलैबोरेट करें तो आप क्या आने वाले समय में देखते हैं स्टेटस? बहुत संक्षेप में सर बताइएगा। निशान जी, जो आप कह रहे हैं उस बात से ये समझना जरूरी है कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वायरस का, उसके अंदर में एक स्ट्रैंड है आरएनए का अंदर, और जो रेप्लिकेट होता है हमारे होस्ट के सेल में आने के बाद में, तो वो अपनी सहूलियत से अपने आप को रेप्लिकेट करता, अपने आप को ज्वाइन करता, हमारे बॉडी के जीनोम से सीक्वेंसेस को लेकर अपने हिसाब से अपना सीक्वेंस सेट करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है चैलेंज की सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होने की वजह से वो जिस तरह से खोजबीन कर रहा है हमारे शरीर में आकर हुआ, और अपनी सहूलियत से जो दूसरा स्ट्रैंड बना दे रहा है। इस कारण कई बार ये होता है कि जब उसके अंदर में जब ये प्रोसेस चलते रहता है तो उस दौरान उसके अंदर सीक्वेंसिंग में कई बार फर्क आ जाता है। और ये जो किस्सा है जो आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रेन देखने आ रहे हैं, तो वो उसका एक परिणाम है। और चूंकि ये कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान नहीं दिखती मुझे, क्योंकि जो हम इसके अंदर में जो इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका बार बार चेंज हो रहा है, जो पैटर्न हम देख रहे हैं, चाहे गुजरात के अंदर देख रहे हैं या जो आपने न्यूयॉर्क की बात करी है, तो जब चेंज करेगा मेरे पास सर ये बात सही है कि अहमदाबाद में जो स्ट्रेन आ रहा है, गुजरात में जो स्ट्रेन है वो उतना ही सीवियर है जितना हम अलग अलग जगह इसका स्ट्रेन देख रहे हैं? क्या ये बात सही है जितना हम न्यूयॉर्क में देख रहे हैं? निशान जी, मैं कहूंगा सारे स्ट्रेन्स उतने ही डेंजरस हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर स्ट्रेन का अपना एक इम्पैक्ट है। और वो वायरस का जो बेसिक जो मॉडल है, अंदर का स्ट्रक्चर है जो, वो उतना ही इम्पैक्टफुल है। फिर स्ट्रेन्स बदलने की वजह में थोड़ी दिक्कत इसलिए आएगी उन लोगों को जो लोग वैक्सीन खोजने के ट्राई कर रहे हैं, उसकी कोशिश जो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से जीनोम सीक्वेंस तैयार होता है, उसके बाद में अचानक उसका शेप चेंज हो जाएगा या अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो फिर उतनी ही तकलीफ जाती है, वापस बैक टू स्क्वायर वन होना पड़ता है। तो इसलिए ये इम्पैक्ट तो सारे इस जितने स्ट्रेन है सबका एक जैसा ही होगा। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। अनिल वत्स जी हमारे साथ हैं, न सिर्फ बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि काफ़ी कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी हैं। और उसके बाद अनिल जी के पास बाद में तुरंत आऊँगा श्याम अग्रवाल जी और पवन सिन्हा जी के पास। अनिल जी, एस्ट्रोलॉजी को कोलैबोरेट करें अभी तक के फाइंडिंग्स के साथ, तो आप इसका इम्पैक्ट कब तक देखते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये नई रिसर्च आई है जो कि कहती है 31 जुलाई, और मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान कम है, आप लोग ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। और तुरंत आपके बाद मैं पवन जी से भी यही सवाल पूछना चाहूँगा। सूर्य उच्च राशि में चलने से 14 मई तक कोरोना की औषधि निर्माण का योग बन रहा है, ये भी कहा गया, तो इन दोनों को कैसे कोलैबोरेट करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं भारतवर्ष 9 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको भी कि आपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से, विज्ञान और वायरोलॉजी के दृष्टिकोण से ये समन्वय किया है। तो मैं आपसे संक्षेप में, अगर आप मुझे समय दें थोड़ा सा, तो मैं इतना बता दूं कि नारद संहिता में आज से 10,000 साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, और उसका अर्थ ये निकलता है कि भूपाव ही महारोगो मध्य स्यार्ध वृष्टया दुहिनो जत्सु सर्वे वत्सरे परिधावनी, यानी जब परिधावी संवत्सर होगा तब, ये बात बृहत संहिता में भी अलग ढंग से कही गई है, तो एक महामारी फैलेगी, राजाओं में परस्पर युद्ध होगा, असामान्य वर्षा होगी, सभी प्राणी दुखी होंगे। ये बात नारद संहिता में कही गई है। और इसके बारे में यह भी कहा गया है कि
वशिष्ठ संहिता भी यहां कुछ कहती है कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये रोग फैलेगा। ये फैला भी इसी नक्षत्र में, और 26/12/19 को पूर्व भाद्रपद ही नक्षत्र था, और 25 मार्च से नया संवत्सर प्रमादी शुरू हो जाएगा, और 22/5/2020 तक इसका प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में धीरे धीरे इस वायरस का प्रकोप शांत होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बात, ये एक अच्छी बात है कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने भी 22 मई की ही डेट दी है और 26/7/2020 तक की डेट दी है कि इस तक तो ये पूरा ही पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज जोड़ अनिल जी, एक मिनट। अनिल जी मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया। आचार्य अनिल जी, मैं मिस आउट कर गया, एक मिनट। आप मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। आपने बड़ी बात की है। आपने किस संहिता का उदाहरण देकर कहा कि 22 नहीं, नारद संहिता के बाद आपने किसी और चीज का भी रेफरेंस दिया है, वो एक बार फिर से बताएं, जिसके अनुसार 22 मई आपने कहा था। बताइए सर। जी, वशिष्ठ संहिता में ये लिखा है। हाँ। तो मैंने निकाल खोज करके बताया है कि ये 22/5/20 को ये रोग लगभग इसका 70 से 80% प्रकोप इसका शांत हो जाएगा, और आने वाले 22 या 22 मई, ये मई की मैंने बात करी है, 22 मई को, 22 मई, और आने वाले सितंबर 10 या 15 सितंबर तक हम इतनी अच्छी पोजीशन में होंगे कि इस रोग का बहुत थोड़ा सा ही प्रकोप रहेगा, ना के बराबर हो जाएगा। 22 मई वशिष्ठ संहिता के अनुसार, मैं चाहूंगा इसको हम ऊपर लिख के बता दें, 22 मई वशिष्ठ संहिता के अनुसार यह कहा गया है कि इसका असर कब होना शुरू होगा। पवन सिन्हा जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा। जी, पॉइंट नोटेड सर। पवन सिन्हा जी, मुझे एक चीज बताइए, ये एक नई साइंस आई है, ये नई साइंस आई है। एक तरफ हम देख रहे हैं लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगापुर की, जो बोल रही है कि अगर आप इस तरीके से चलते रहे, जैसे चलते रहे, तो भारत में इस तारीख को बंद होगा। यानी कि अपने दर्शकों को रिकैप करने के लिए 31 जुलाई को 100% ओवर, 97% 24 मई को। लेकिन वशिष्ठ संहिता कुछ और इतने साल पहले की, वो इससे कोलैबोरेट कर रही है। नारद संहिता में प्रेडिक्ट किया गया। सबको मिक्स किया जाए तो इसका सारांश क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सारे पैनलिस्ट को राम राम कहता हूं, प्रणाम करता हूं। एक दिन और भी जब आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी TV9 पर, TV9 ने लगातार ये मुद्दा उठाया है, तो उसमें कुछ एक डेट्स मैंने बात की थी कि 16 अप्रैल से 16 मई के बीच में जो हम दवाई या वैक्सीनेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, उस पर एडवांटेज तेज हो जाएंगी दवाई पर खास तौर से। 16 मई से 16 जून के बीच में हमारे योग बनते हैं किसी वैक्सीन के मिलने के, या हमारे पास एग्जैक्ट दवाई आएगी। अभी तक कोई मेडिसिन एग्जैक्ट हमारे पास है नहीं। 16 मई से 16 जून के बीच में तो एग्जैक्ट मेडिसिन आएगी या कोई वैक्सीनेशन बनना शुरू होगा। यद्यपि वैक्सीनेशन इतनी जल्दी शुरू हो नहीं पाता है कॉमन मार्कर्स पर, डॉक्टर्स और भी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 जून के बाद इसका प्रकोप थोड़ा सा कम होना शुरू होगा, और 16 सितंबर तक हमें लगातार इससे सावधान रहना होगा। यद्यपि जो सर मॉडल का, SIR मॉडल का प्रयोग करते हुए सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने भी ऑलमोस्ट जो डेट्स दी हैं, लगभग आसपास की डेट्स दी हैं, यद्यपि सर मॉडल जो है, जैसे डॉक्टर सुशीला जी ने कहा, ये बहुत रिलायबल मॉडल नहीं रहा है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर है, और इस वक्त क्या पोजीशन है, और वो पोजीशन मेंटेन रही तो ये रिजल्ट कितने समय में आएंगे, ऐसा ये मॉडल कहता है। लेकिन मेरा जो आंकड़ा, मेरा जो गणित कहता है, वो ये कहता है कि ये वायरस अपना अभी स्वरूप बदलेगा, और इसीलिए हम लोगों को अभी और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये स्वरूप जब बदलेगा, जैसे अभी बात है एसिम्प्टोमेटिक, प्री सिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस की, तो ये स्वरूप बदल रहा है। और यदि ऐसे में लॉकडाउन हट गया और हमने सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, या अपनी फूड हैबिट्स का सही रूप से पालन नहीं किया, थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो ये पेंडेमिक एकदम से बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ध्यान इसलिए भी रखना पड़ेगा, ये अभी खत्म नहीं होगा। 16 सितंबर तक पूरे भारत को
हर व्यक्ति को एहतियात बरतनी बेहद आवश्यक है। और इतने बीच में 16 जुलाई से जो लगभग समय शुरू होगा, ये 16 जुलाई से 16 सितंबर के बीच में ये वाटरबॉर्न डिजीज का समय भी शुरू हो जाएगा। इसलिए और भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं पानी से कोई रोग ऐसा ना उत्पन्न हो, या यही वायरस मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सर, मैं आप लोगों की बातों को अपने दर्शकों को एक बॉक्स में रख के प्रेजेंट करना चाहता हूं। और मैंने जानबूझ के डॉक्टर श्याम अग्रवाल आपके पास लास्ट में आ रहा हूं इस राउंड के, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपसे एक जिस्ट लूं बहुत सारी चीजों का। पहला तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पवन जी का यह कहना है कि 16 मई से 16 जून वैक्सीन या कोई दवाई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, ये पवन जी ने ये कहा है, अब आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर 3 वीक में वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ये रिपोर्ट थी, ठीक है जी, ये रिपोर्ट थी। एक चीज। दूसरी चीज, पवन जी का ये कहना है कि 16 मई से 16 जून जो वैक्सीन आ जाएगी, निशान जी, उसमें यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो गौर करने वाली बात है, एक इंफॉर्मेशन यह है कि आईसीएमआर ने 8 अप्रैल को कहा है, जो प्रोटोकॉल है उसको अप्रूव कर दिया है प्लाज्मा थेरेपी के जरिए चीजों को करने का। एक चीज ये। अब पवन जी का यह कहना है कि 16 जुलाई से वाटरबोर्न डिजीज। आप सभी लोगों ने बिल गेट्स का इंटरव्यू पढ़ा होगा। मैं देखिए कहीं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, मैं आपके सामने फैक्ट्स और फाइंडिंग्स दोनों रख रहा हूं। बिल गेट्स ने कहा है कि ही इज वरिड कि कोरोना की सेकंड वेव कैसी होगी, वो उसको लेकर परेशान है। अब मैं इन सारे चीजों को कोलैबोरेट करूंगा। नारद संहिता, वशिष्ठ संहिता का उदाहरण अनिल वत्स जी ने कहा, जिन्होंने बताया कि 22 मई, कितने साल पहले कहा गया कि 22 मई से चीजें कम होंगी इसमें। अब मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास जाऊंगा। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे एक चीज आप समझाइए। निशान जी, सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। मैं वापस आता हूं जिससे मैंने शो शुरू किया था। सिंगापुर में जो कहा गया, सिंगापुर में यह कहा गया कि भाई 31 जुलाई तक 100%, 24 मई तक 97%। हम लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैक्सीनेशन की बात है, ये जो प्लाज्मा थेरेपी की बात है, क्या आपको लगता है कि इसके चलते हम लोग एक ब्रेक थ्रू की एज पर आ गए? देखिए, आपके सवाल बिल्कुल सही हैं, लेकिन और आपकी जो रिसर्च है सिंगापुर की, उसको नकारने में सब लोग डरते हैं, लेकिन हमें सच्चाई के साथ तो चलना पड़ेगा, फैक्ट्स के साथ तो चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो वो जो उनकी सिंगापुर की जो रिसर्च है, वो उस पे बेस्ड होगा कि अगर लॉकडाउन जारी रहे, लेकिन लॉकडाउन को शायद इतने लंबे तक जारी रखना संभव नहीं होगा। तो अगर हम रेड जोन्स में भी अगर हम लॉकडाउन को जारी रखें, तो हो सकता है कि हम ये फिगर्स को अचीव कर पाएं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि दवा की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना है कि जून तक कोई दवा निकल के आ जाएगी जिससे कि हम इस वायरस को मार पाएंगे। तीसरी बात, आपने बोला कि वैक्सीन आने की उम्मीद है जून जुलाई तक। नॉर्मली 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से पहले वैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं हो सकते और वैक्सीन आने की भी संभावना नहीं है। चौथी बात जो आपने बोली, प्लाज्मा, कन्वलेसेंट प्लाज्मा जो कि हम दे रहे हैं, वो डेफिनेटली एक संभावना है जिससे कि मरीजों की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन एक मेरा जो व्यू है, जो कि मैं पहले से कह रहा हूं, हम भारत में जो दशा देख रहे हैं इस वायरस की, वो इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि यूरोप में और अमेरिका में है। तो उसके क्या कारण है, उसको कारण को भी तो अपने को सोचना चाहिए ना। तो जो उसका जो इशू है, वो मेरी समझ में है कि हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं, नंबर 1, नंबर 2 हमारा जो टेम्परेचर है, और नंबर 3 अभी जो मॉनसून आने वाला है अगले 2 या 3 महीने में, उससे जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उससे ये वायरस जो है मर जाती है। सर मैं थोड़ा रोकूंगा डॉक्टर अग्रवाल, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूं, मैं बड़े पोलाइटली आपको रोक रहा हूं सर, प्लीज। मुझे आपका एक सवाल का मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को और समझाएं। देखिए, ये मुझे समझ में आ गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी भी फैक्टर समझ में आ गया, लेकिन आपने कहा लिविंग कंडीशंस, उसका अर्थ क्या हुआ? जी हाँ, लिविंग कंडीशंस का अर्थ बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अमेरिका में और यूरोप में लोग बंद कमरों में ठंड की वजह से या एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, और अगर वहां पे ह्यूमिडिटी को नीचे किया जाता है, 40% ह्यूमिडिटी रखी जाती है, टेम्परेचर को लगभग
25 डिग्री पे रखा जाता है। ये वायरस के लिए बहुत कंड्यूसिव है। जब ओपन एयर वेंटिलेशन आती है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है, आपकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, उसके बढ़ने से वायरस मरती है। तो मेरा ये बड़ा पक्का एक विश्वास है कि भारत में जो इतने कोरोना के केसेस नहीं हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज कि ओपन एयर वेंटिलेशन भारत में है। बिकॉज भारत एक रिलेटिवली गरीब मुल्क है। वहां पे हम चाहे हम हॉस्पिटल के अंदर, चाहे हम ऑफिस के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो एयर कंडीशन कमरे में काम कर रहे हैं दिन में, लेकिन जब रात को घर आते हैं तो हमारे पास एयर कंडीशनर नहीं है, हमारे पास ओपन एयर वेंटिलेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो जो वायरस है, वो जो लोड है हमारी बॉडी में, वो घट जाता है। उसकी वजह से वो सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है, जिससे कि कोरोना पनपता ही नहीं है। लेकिन सर आपने ये जो बताया मुझे प्लाज्मा थेरेपी, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगा। डॉक्टर अग्रवाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्लीज बने रहिए। लेकिन देखिए एक राइट दृष्टिकोण, इसीलिए सारी साइंसेज एक साथ है आपकी स्क्रीन पर। अब जो नॉन स्टॉप ट्रीट कर रही हैं, जिन्होंने क्योर किया, डॉक्टर सुशीला मेरे साथ हैं। मैम पहले तो आप ये बताइए कि आपने तो उस टाइम पर ट्रीट किया जिस टाइम पर सब लोग अंधेरे में तीर मार रहे थे। वो पहले कुछ केसेस थे जो मुझे याद है, जो इटालियंस आए, उसके बाद भी आप लोग और लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले कुछ केसेस थे। लेकिन इसके आगे मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, क्या प्लाज्मा थेरेपी एक ब्रेक थ्रू है, आपको लग रहा है, जो बहुत मदद करेगा? नंबर वन, क्योंकि यहां पर मैं डेटलाइन लेकर चल रहा हूं। एक डेटलाइन पवन जी ने दी है, एक डेटलाइन सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने दी है, और दूसरी चीज, थोड़ा सा लंबा सवाल था, माफी चाहूंगा, वैक्सीनेशन। आपको लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो टफ कंडीशंस होती हैं उसमें टफ लोग आगे निकलकर सामने आते हैं। ओके, पहला सवाल आपका कन्वलेसेंट प्लाज्मा का, कि क्या प्लाज्मा ब्रेक थ्रू होगा। प्लाज्मा थेरेपी जहां तक ये है कि ये सिर्फ इसी बीमारी में नहीं यूज हुई है, ये इबोला में, H1N1 में, H3N2 में भी यूज हुई है, और H1N1 में और H3N2 में हमने भी यूज की हुई है। सो ये एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी है कि भाई किसी और की बनी बनाई इम्यूनिटी आप उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। थ्योरेटिकली कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि चलो जिसके पास एंटीबॉडी अच्छी नहीं है वो दे दे, वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन साइंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि ये 100% ही काम करेगी। तो बाकी स्टडीज में भी जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा का रोल था वो 50 to 60% ही था। तो मुझे लगता है कि इसमें भी ये 100% नहीं है। दिस इज नॉट अ लाइक यू से पेनेशिया कि ये तो बिल्कुल रामबाण हो गया जी, ये तो बिल्कुल ही अमृत हो गया है पेशेंट को कि प्लाज्मा चढ़ा दिया और अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है कि हमारे पास तो इतने सारे मरीज ठीक हो गए, हम उनका प्लाज्मा निकालेंगे और सबको चढ़ाएंगे और अब किसी को किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ये हर एक चीज का सपोर्टिव रोल होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट का संयम बनाए रखना, उसका ऑक्सीजन लेवल सही रखना, उसका न्यूट्रिशन सही रखना, बेसिक ट्रीटमेंट सही करना, और फिर जिसको जरूरत है उसको प्लाज्मा थेरेपी या कोई इम्यून मॉड्यूलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी या और वेंटिलेटर थेरेपी वगैरह दी जाती है। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि ये बिल्कुल ऐसा ना तो ये है कि ये बिल्कुल यूजलेस चीज है कि ये तो बिल्कुल चलो जी टोटका है चला लेते हैं, और ना ही ये ऐसा है कि ये तो रामबाण है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस इज समवेयर इन बिटवीन, लाइक 50-60% इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। दूसरा आपका सवाल था कि वैक्सीन के बारे में मेरी क्या सोच है। तो मैं अपने को पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि ये सब लोग ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो भी जाए, पर ब्रेक थ्रू होने में और क्लिनिकल यूज में आने में किसी भी वैक्सीन को 6 महीने से ज्यादा ही समय लगता है, उससे कम समय नहीं लग सकता। सो अब हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं कि चलो 3 हफ्ते में वैक्सीन आएगा, अभी कन्वलेसेंट प्लाज्मा सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है। कीप योर बेसिक थिंग्स करेक्ट, कीप एवरीथिंग फाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूरे इस साल पूरे उसको फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, साफ सफाई करेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी कहीं भी बड़ी गैदरिंग ना हो, इवन सरकार अलाउ कर दे तो भी। और ये कुछ ट्रायल हैं, कुछ और अच्छे ट्रीटमेंट आएंगे। सो निराश होने की जरूरत भी नहीं है और ना ही लापरवाह होने की जरूरत है। हमें कहीं बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड। सीधे मैं बहुत क्विकली, डॉक्टर बोयत्रा, क्या गर्मी से इस वायरस पर असर पड़ेगा? उम्मीद ऐसा है क्योंकि वायरस जो ज़्यादा हीट को जो है, जो हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, मुझे यकीन है कि अगर 30-35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वायरस ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाते। तो पॉसिबली है, मुझे यकीन है कि गर्मियाँ आने से भी इसका, जैसे डॉक्टर शाम ने बोला है, हीट और ह्यूमिडिटी, ये दोनों से जो वायरस के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं, तो ये होने से
डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें, जैसे डॉक्टर सुशीला ने कहा है कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें मास्क शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इकट्ठे डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समय आने तक बहुत मुझे पूरा यकीन है, कुछ भी कोई कहे इस साल के एंड तक कि हमें सारा कुछ ही करना पड़ेगा कि मास्क के साथ ही लोगों को नज़र आना पड़ेगा, इकट्ठे नहीं होना पड़ेगा। मॉल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ सब लोग इतने इकट्ठे होते हैं वो नहीं होना चाहिए, ना ही होना बिल्कुल करना पड़ेगा ये, ताकि वरना ये द्वारा री इमरजेंस ऑफ वायरसेस हो जाता है और जो कुड बी वेरी वेरी बैड इन टाइम। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, हमें जो भी है ये करना। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मैं क्विकली, क्योंकि सर मैं बहुत क्विकली सबसे रिएक्शन लूंगा सर। डॉक्टर दीपक आचार्य, पॉइंट नोटेड सर। मतलब कि गर्मी में आप कह रहे हैं इसका असर पड़ेगा, मैं चाहूंगा इसको जरूर बीच बीच में टाइप करते रहे आप, हमारी जो टीम है। डॉक्टर दीपक आचार्य, क्या सेकेंड वेव इस वायरस की आती दिखाई देती है आपको? बहुत क्विकली मुझे बताइए। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा ये केस थोड़ा मतलब ये इतना थोड़ा लॉन्ग टर्म परसिस्ट करेगा ये, और थोड़ा तकलीफ का टाइम हम सभी के लिए आएगा, लेकिन जो चीज़ों को हम अभी तक रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन के दौर में, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में मैं निशांत आपको एक बहुत अच्छी स्टडी बताऊंगा, गुजरात सरकार की है। इन्होंने करीबन 6,500 जो एसिम्टोमेटिक केसेस थे, इन लोगों के ऊपर में अल्टरनेटिव मेडिसिन, खासतौर पे आयुर्वेदा और होम्योपैथी के जो प्रधानमंत्री जी ने जो काढ़े वगैरह की बात की थी, वो मेडिसिन दिए यहाँ पर, और सारे के सारे केसेस जो क्वारंटाइन थे वो सारे के सारे केसेस नेगेटिव आए यहाँ। होल्ड इट सर, होल्ड इट। डॉक्टर दीपक आचार्य इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहे। सर आई एम सॉरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं ऐसी चीजों में अपना एक्साइटमेंट। डॉक्टर दीपक आचार्य, आप इतनी बड़ी खबर इतनी शांति से कैसे बता सकते हैं? ऑल्टरनेट मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हर कोई ध्यान से सुने। फिर से बताएं डॉक्टर आचार्य, आई लव दैट स्माइल ऑन योर फेस, पूरे देश को चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। सर फिर से बताइए बात। लगभग 6,500 उससे ज्यादा केसेस जो एसिम्टोमेटिक थे, जो क्वारंटाइन थे, गुजरात सरकार ने उनको, जिसमें से 5,500 पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन और 1,500 से ऊपर 1,200 कुछ पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन दी, और सारे के सारे केसेस नेगेटिव निकले हैं, किसी में भी पॉजिटिव सिम्टम नहीं मिला है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट जो मैंने देखी है, सुनी है, ये हाल ही में गुजरात में ऐसा मतलब आयुर्वेद और होम्योपैथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से फर्क पड़ा है। पिछले हफ्ते हमने इस पे शो किया था, अगर आपको याद होगा, डॉक्टर नरेश त्रिहन भी हमारे साथ थे। आयुर्वेद और होम्योपैथ से भी फर्क पड़ा है। ये कितना खूबसूरत बात है कि तीनों साइंसेज मिलकर इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। देखें, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, और आपके सामने वो डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर्स नहीं है, ये सेवियर्स हैं। मैं इनको डॉक्टर नहीं कहूंगा, ये सेवियर्स हैं, ये जीवन बचा रहे हैं। खैर, मैं वापस चलूंगा यहां पर, ये बड़ी अच्छी बात की है। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे लास्ट नोट जरूर लूंगा मैं, प्लीज मेरे साथ आप बने रहिए। अनिल जी, सेकेंड वेव की हमने बात कर ली, सबकी बात कर ली, लेकिन अभी तक हम जैसे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है जैसे भारत जा रहा है, प्लस अलग अलग थेरेपी मिलाकर 31 जुलाई तक सब सही हो जाएगा? बहुत अच्छी बात कही है आपने। आशावादी ही नहीं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का है, तो स्टार के हिसाब से ही मैं कहूंगा निश्चित रूप से। मैं कुछ डेट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो दिखता नहीं है, लेकिन मार बड़ी छिपी हुई करता है। जितने भी वायरस और बैक्टीरियल प्रभाव जो महामारी फैलाते हैं, वो राहु की अंतर और प्रत्यंतर दिशा में, गुरु की महादशा हो या शनि की हो, ये फैलाते हैं। अच्छी खबर ये है, सबसे पहली अच्छी खबर, 16 जुलाई 2020 को काल सर्प योग भंग हो रहा है। जब ये ग्रहण पड़ा था, 26/12 को सूर्य ग्रहण पड़ा था, तब से ये काल सर्प योग चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, और ये टूट जाएगा 16 जुलाई को। तो राहु की जो मारक क्षमता है वो नष्ट होती हुई दिखाई देगी। ये राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो बहुत जरूरी है, 20 जून 2020 को राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरा, 16 जुलाई को 20 को काल सर्प योग भंग हो जाएगा। और फाइनली मैं ये कहूंगा, निश्चित रूप से सितंबर की 10 या 12 तारीख तक हिंदुस्तान में खुशी का माहौल आ जाएगा।
और ये वायरस का प्रभाव ना के बराबर होगा। और जहां तक भारतवर्ष है, ये आयुर्वेद के लिए जाना जाता है जी। और आयुर्वेद के अंदर भगवान सूर्य आरोग्य के ही देव हैं। अगर हम हर रविवार को या रोज ही मात्र गायत्री मंत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का पाठ करके अगर हवन सामग्री से हवन करें और प्रार्थना करें, असल में वायरस कम मार रहा है, वायरस का डर ज्यादा मार रहा है। बड़ी बात की सर आपने। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा सर, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, संडे को एक शो किया TV9 भारतवर्ष ने। प्रमोद भगत 26 साल से न्यूयॉर्क में रहने वाले IT प्रोफेशनल और काफी संपन्न इंसान, 7वें दिन फैसला उन्होंने किया कि 8वें दिन उनको जाना पड़ेगा। अब अस्पताल के अंदर कोरोना पेशेंट थे, उन्होंने खुद ये लाइव स्टोरी शेयर किया, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। 8वें दिन उन्होंने योग करना शुरू किया, कुंजल क्रिया की और बहुत सारी चीजें की, उनका क्लेम है, उनका ये कहना है। और उसके बाद उन्होंने देखा आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी कंबाइन डबल एक्शन से उनका फीवर कम होना शुरू हो गया और उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देश का जो कल्चर है वो बहुत आगे है, सारी विद्याएं जो हैं बहुत आगे हैं। पवन जी, वहीं से शायद हल भी निकले। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? मैं आपको, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात की है, आपने कहा 16 मई से 16 जून, इसके बीच में आपने कहा कि कोई दवाई भी निकल सकती है। हताशा इस बात को लेकर है, एक डॉक्टर हमारे सामने वो बैठी हुई हैं जिन्होंने ट्रीट किया मल्टीपल कॉम्बिनेशन से, जिसको नरेश त्रेहन जी ने कहा था रीपर्पसिंग ऑफ मेडिसिन, जो मैम ने भी यही बात कही थी मुझे। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ बैठे हैं, उनका ये कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी से फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त, आप ये मत माने कि सभी कुछ बदल जाएगा। तो ये समाधान निकलेगा कहां से पवन जी, बहुत संक्षेप में? कोई ना कोई मेडिसिन इस प्रकार की जरूर बनेगी जो एग्जैक्टली इस चीज को ट्रीट करेगी और जो म्यूटेशन प्रोसेस इसका होता है उसे कहीं वो ब्रेक कर देगी। ये मुझे पूरी उम्मीद है ये ऐसा होगा। लेकिन इसमें हमें, मैं पुनः कह रहा हूं जो बात मैंने कही थी अभी भी, कि हमें 16 सितंबर तक फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिलैप्स होगा। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, रिलैप्स होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने इससे मुकाबला किया है, हम तब भी इससे मुकाबला करेंगे। अभी भी हम जीत रहे हैं, तब भी हम जीत सकते हैं। लेकिन केवल डॉक्टर्स के ही प्रयासों से नहीं होगा, केवल गवर्नमेंट के ही प्रयासों से नहीं होगा, जनता को बाय एंड लार्ज इसका पालन करना पड़ेगा, जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स लगातार कहते चले आ रहे हैं। पॉइंट नोटेड। लेकिन मुझसे पॉइंट नोटेड सर। लास्ट नोट, लास्ट वर्ड डॉक्टर श्याम अग्रवाल का। सर, क्या करना होगा देश को, क्या करना होगा जिससे आपको लगता है कि हम इससे, हमारे देश से निकल जाएगा? क्या करना होगा, आपका क्या सजेशन है? अब मैं सजेशन ले रहा हूं सर आपसे। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो सब डॉक्टर्स ने बोला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, बारी बारी हाथों को धोना, तो ये सब चीजें करना बिल्कुल नेसेसरी हैं इस वायरस से बचने के लिए। और हम ऑलरेडी उससे काफी हद तक बचे हुए हैं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, इन कंट्रास्ट टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। और जैसे जैसे हमारा मौसम और गर्म होगा और उसमें एक बरसात का मौसम आएगा, आप देखें, मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोलकाता में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बरसात हो रही है और वो स्टेट्स में केसेस हो ही नहीं रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी अब इतना बड़ा फैक्टर है, आप समझें कि वायरस को वो मारने में सक्षम है। और जैसे ही हम जुलाई और अगस्त की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही बरसात आएगी, तो ये वायरस जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने वाली है। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमारा मार्गदर्शन भी किया है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो डेटा से जिससे मैंने शुरू किया था, यकीन मानिए ये डेटा झूठा है। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले कोरोना को हरा सकते हैं, आप हरा सकते हैं। दो चीजें बदलने वाली हैं, एक मौसम, दूसरा आपका बर्ताव। बस अगर ये दो चीजें बदल जाएं, यकीन माने ये सारा डेटा बदल जाएगा और जो डेट 31 जुलाई दी जा रही है वो पहले हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।